Assalamu alaikum. This is Mohammad Daniel. I am mechanical engineering student of third semester at NED University. ये जो कोर्स आप स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का है, ये अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको ये स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के नाम से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप आईएम या किसी और डिपार्टमेंट से तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से पढ़ाया जा रहा होगा। या अगर आप मैकेनिकल से तो आपको ये स्टैटिक्स सेपरेटली सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा और डायनेमिक्स आपको थर्ड सेमेस्टर में अलग से पढ़ाया जाएगा। तो बुक जो इसके लिए फ़ॉलो कराई जाती है पूरी यूनिवर्सिटी में आरसी हिबलर ही फ़ॉलो कराई जाती है, लेकिन इसका 12th और 14th एडिशन फ़ॉलो कराया जाता है। कुछ टीचर्स 12th एडिशन रिकमेंड करते हैं, कुछ 14th रिकमेंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिफरेंस आ जाता है। इसमें ये कोर्स इतना मुश्किल समझा जाता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसके लिए आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की या वेक्टर्स की। तो वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इस कोर्स में वही डिस्कस कर रहे होंगे थ्रू आउट आवर वीडियोस। मैकेनिक्स जो है इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू आरसी हिबलर। एक है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दूसरी है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और तीसरी है फ्लूइड मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स जो है ये कम्प्लीटली जो है ना, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स बॉडी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सॉलिड्स के लिए होगी। लेकिन ये दोनों, एक ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में जिसमें आपको स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पढ़ाया जाएगा, ये कम्प्लीटली रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है का पार्ट है। और इनमें ये आपका आइडियल केस होगा, मतलब ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें अजम्पशंस के तौर पे आप पढ़ रहे होंगे हर चीज़। और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स जो है ये रियल लाइफ की एप्लीकेशंस होंगी इसमें, लेकिन ये सेम ही मतलब होगा चीज़ें, बस इसमें रियल लाइफ की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो ये कोर्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो सॉलिड मैकेनिक्स 1 और सॉलिड मैकेनिक्स 2 के नाम से आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा होगा। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये FM1 FM2 और कंप्रेसिबल फ़्लो के नाम से आपको पढ़ाया जा रहा होगा। अलग अलग कोर्सेज़ हैं ये सारे, जो आप थ्रू आउट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं क्योंकि ये इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है अपनी फील्ड से रिलेटेड। सिविल वालों के लिए स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सॉलिड मैकेनिक्स भी एज़ वेल। तो अपनी बेसिक्स हमने जो है ना मैकेनिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं अपनी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के ऊपर। ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स को हम देख लेते हैं। तो स्टैटिक्स जो है बेसिकली व्हेन बॉडीज़ आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी रेस्ट की हालत में होंगी या तो मूव कर रही होंगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी जब उनमें। तो जब उन पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के पोर्शन में। और डायनामिक्स में हम जो है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। कोर्स में स्टैटिक्स में ख़ास तौर पे जो हम बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ रहे होंगे वो होंगी मास, डिस्टेंस या लेंथ, और टाइम और फोर्स। तो मास का SI यूनिट तो आप मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैट्रिक से पहले से, तो वो जो है केजी। डिस्टेंस या लेंथ को हम मीटर में पढ़ रहे होंगे, टाइम को हम सेकंड में, फोर्स को जो है हम न्यूटन्स में पढ़ रहे होंगे। या अगर आप इसमें FPS या US सिस्टम की बात करें तो मास जो है उसको हम पॉन्डल में पढ़ रहे होते हैं, पॉन्ड्स में पढ़ रहे होते हैं। और टाइम, डिस्टेंस को हम जो है फिट में पढ़ रहे होते हैं, टाइम को हम जो है सेकंड में ही पढ़ रहे होते हैं। और जो वैसे तो इसका जो US सिस्टम का जो यूनिट है इसका फोर्स का, वो तो फुट पॉन्डल पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन आपकी जो आरसी हिबलर है बुक में, उसमें आसानी के लिए हमने जो है ना फोर्स को भी पॉन्ड्स में ही पढ़ा है। मतलब इसमें हमने फुट पॉन्डल पर सेकंड स्क्वायर नहीं मेंशन है। तो ये आपको इसी तरह पढ़ाया जा रहा होगा, आपके टीचर्स भी आपको पॉन्ड्स में ही पढ़ा रहे होंगे फोर्स का यूनिट। मास और टाइम और ये तो आपको पता है, आपको डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन जब हम फोर्स की बात कर लेते हैं तो फोर्स में आपके पास डायरेक्शन भी आ जाती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी। जाहिर सी बात है, आप फोर्सेस जब पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ों को देखना होगा। तो बुक के अंदर जो स्केलर नोटेशन, जब हम स्केलर की बात कर रहे होंगे फोर्स को एज आ स्केलर, तो हम वहाँ पर जो है ना सिंपल F लिख देंगे इटैलिक फॉर्म में। या जब आप उसको फोर्स को, जब हमने जो इंटर तक के जो हमने पढ़ा था फोर्स को, हम वेक्टर के लिए हम इस तरह से शो करते थे। लेकिन बुक के अंदर आपकी फोर्स को वेक्टर के लिए जो है बोल्टेड फॉर्म में शो किया गया है। जहाँ पे भी आपको बोल्ड लेटर्स दिखेंगे तो फोर्स को, मतलब उसमें वेक्टर को आपको शो किया जाएगा, यानी आपको एरो बना के नहीं दिखाया गया है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर बोल्ड है तो ये वेक्टर है, अगर ये इटैलिक फॉर्म में तो ये आपका स्केलर है, यानी मैग्नीट्यूड है।
और दूसरी चीज़, ये टाइम जो है, टाइम का इतना ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डायनेमिक्स का में ज़्यादा आ जाता है। टाइम को इसमें इतना डिस्कस नहीं किया जाएगा। फोर्सेस, डिस्टेंस और मास को आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आप अपने जो स्टैटिक्स के कोर्स में ऑलमोस्ट जो है आप हर क्वेश्चन में ही आप फोर्सेस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब इनमें फोर्सेस के अलावा आप वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे डायनामिक्स के भी पोर्शन में। तो आपको इसके बारे में जो बेसिक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो टॉपिक्स, उनमें जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी आप वेक्टर्स को किस तरह ग्राफिकली ऐड कर रहे होंगे, तो वो आपको सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट करता है, या आपको ट्रिग्नोमेट्री मसला क्रिएट करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो लॉज हैं तो वो तो हम साथ साथ क्वेश्चंस के ही देख लेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो लॉज हैं ना, ये ग्राफिकली किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, दो वेक्टर्स को, दो फोर्सेस को, तो वो जो है हम इसमें देख लेते हैं। तो पहला जो मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, तो इसमें इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ये यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 F2 ऑफ विद सर्टेन एंगल। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, डायरेक्शन अलग हैं। तो हम इनका रिजल्टेंट किस तरह मालूम करेंगे ग्राफिकली, या जो हम थ्योरेटिकली मालूम करेंगे वो तो हमें आता है कि हम क्या करेंगे, इसके जो इनके दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। देन X कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, Y कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, और देन वो हमने तो इंटर में पूरा पढ़ा है तो वो तो हम साथ साथ देख लेंगे। अभी हम फ़िलहाल जो है इनको देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये एक पॉइंट। हमें पैरेललोग्राम मेथड के लिए हमें सेम इस तरह से ही ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो ये हमारा F1 आ गया, आप देख सकते हैं ये बोल्टेड फॉर्म में, तो ये जो है वेक्टर्स हैं, और ये F2 आ गया हमारा। अब हमें पैरेललोग्राम मेथड के लिए हमें क्या करना है, F1 के पैरेलल F2 के हेड से एक एक्सिस ड्रॉ करनी है। इसको फॉर एग्जाम्पल हम पास लोग यू एक्सिस भी कहते हैं। तो ये हमने पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या इस F1 के इक्वल होनी चाहिए, या F2 से F1 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम ना हो इससे। और F2 के सिमिलरली जो है ना, F2 के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करना है F1 के हेड से। तो ये जो है हमारा वेक्टर आ गया। अब देखें ये जो है वेक्टर नहीं, सॉरी एक्सिस, और अब ये दोनों एक्सिस ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने जिस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही थी, वहाँ से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारे लाइन ड्रॉ करी है, इसके हम यहाँ पे हेड बना देते हैं। ये हमारा मिल गया हमें रिजल्टेंट वेक्टर। हम ये इसकी जो हम थियोरेटिकली जो मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, ये सेम मैग्नीट्यूड इससे ग्राफिकली हमें मिलेगा। तो ये पैरेललोग्राम मेथड होता है कि हम इस तरह हम अपना रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समझ में उस वक्त ना आए, तो इस वजह से हमने इसको सेपरेटली डिस्कस कर लिया। दूसरा जो हमारा मेथड है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो इसके लिए हमें सेम जो हम इन दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट मालूम करना था। तो यही हम एग्जांपल लेते हैं। हम पहले जो इनमें से कोई से भी वेक्टर ले लें, आप F1 या F2। अगर हम F1 को पहला वेक्टर सपोज कर लेते हैं, तो पहले हम F1 यहाँ ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट पे ऐड कर रही है फोर्सेस F1, ये F1 यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब जो दूसरा वेक्टर है, हमें पहले वेक्टर की हेड से ड्रॉ करना है सेम डायरेक्शन पे। इनकी डायरेक्शंस हम चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से उठा के मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये आप देख सकते हैं बोल्टेड फॉर्म में ही मैं बनाने कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी बोल्टेड फॉर्म हो तो फिर आप, ताकि आपको आदत हो जाए आगे। अब जो हम इन पहले वेक्टर की जो टेल थी, उससे हमें दूसरे वेक्टर के हेड तक के हमें जो है ना ड्रॉ करना है वेक्टर। ये जो हमारा हमें जो वेक्टर रिजल्टेंट मिला है ना, ये हमारा FR है। और ये FR जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ड्रॉ करा है, या जो हमने पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करा था, तो दोनों ये सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पेंसिल से रैंडमली बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, लेकिन आप जब इसको मेजरमेंट के थ्रू बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बन रहे होंगे। और मेजरमेंट के थ्रू बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कोई प्रैक्टिकल हम जो है इसको बहुत ही कोई मेजरमेंट से नहीं हमें बनाना होगा। हमें बस उनको ये दिखाना है कि हमें ये चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। तो पेपर में कोई आपको स्केल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रैंडमली भी अगर बना दें तो भी चल जाएगा काम। हाँ, बस ये वेक्टर ही लग रहा हो, ये कोई जिगजैग ना लग रहा हो। हमने ये चीज़ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के लिए ही हमने ये देखा था कि हम पैरेललोग्राम मेथड या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं। अब हम इसको अगर हम
थ्योरेटिकली अगर हम देखें इसको तो कैसे करना है, तो और इसमें जो है ना आपको न्यूमेरिकल्स को तो ऑब्वियसली हम थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला आता है इनके आपको इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने में कि किस तरह हम इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो आप वो जो है ना हम इसमें देख लेते हैं सेपरेटली। मुझे भी मेरे टीचर ने सेपरेटली हमें पहले पढ़ा दिया था, तो हमें इस वजह से हमें आगे जो है ना कोर्स में अपनी आसानी हुई थी। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिए, एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स है एफ एक्स एंड एफ वाई। तो अब इस वेक्टर के जो है हमारे को जो है सर्टेन एंगल ये बना रहा होगा एक्स एक्सिस से थीटा, और ये हमें जो है ना स्लोप गिवन है। आपने अगर मैथ ओबियसली सबने पढ़ी होगी, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हों या जो है इंजीनियरिंग वाले, तो उन्होंने मैथ पढ़ी होगी। तो आपको जो ये जो स्लोप गिवन होता है, तो स्लोप आपको जो है ना बेसिकली ये बता रहा होता है इसकी इंक्लिनेशन क्या है। ये थीटा भी यही बता रही है कि अगर थीटा ना भी गिवन होता तब भी हमारा सारा काम हो जाता। अब हम ये देखेंगे कैसे हमें थीटा के अलावा ये दूसरा काम कैसे हमें ये हेल्प करेंगे, क्योंकि बाज़ प्रॉब्लम्स में आपको थीटा गिवन नहीं होगा, आपको ये स्लोप गिवन होगा, बाज़ जगह स्लोप नहीं गिवन होगा, थीटा गिवन होगा। तो थीटा के लिए तो हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट जो है इसका वो बराबर होगा एफ कॉस थीटा, और एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा। यहाँ बात मैग्नीट्यूड की हो रही है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाई, क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा? अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो है ना यहाँ पर आकर होती है, जब आप आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो आप स्टूडेंट बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है? तो देखें एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा कोई फार्मूला नहीं है ये कि आपके लिए रट्टा मार लिया कि हमेशा एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हमें कंडीशन के मुताबिक देख के बताया जाता है। अब आप ये देखें कि हमने जो ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में कितने एंगल, हर ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं ऑब्वियसली, इसके जो वर्टिसेस पे बन रहे होंगे। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल तो थीटा है, अननोन है। अब ये जो हमने इसके हेड से वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर गिराएं तो हमारे को ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर गिनता है ना, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बन रहा होता है। ये 90 डिग्री होगा, हमें पता है, लाजमी इसी बात है, तभी हम इन वेक्टर्स को इस तरह से कंपोनेंट्स मालूम कर रहे हैं। तो ये हमेशा जब भी हम इसके टेल से परपेंडिकुलर गिराएंगे, हेड से परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो फिर हमें यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा होगा। हमें इस ट्राइंगल में अब कितने एंगल पता चल गए? एक तो 90 डिग्री है, ये हमें पता चल गया। लेकिन ये थीटा हमारे को मालूम कर लेंगे बाद में, समझे, हमने मालूम कर लिया तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो हमें जिस साइड पे 2 एंगल गिवन हो ना ट्राइंगल में, ये 2 एंगल हमें पता हो, एक तो थीटा है, दूसरा हमें परपेंडिकुलर गिरा के 90 डिग्री खुद से हमें शो कर देना है, ताकि आपको कोई इशू क्रिएट ना हो ये देखने में कि कौन से उस पर हमें कॉस थीटा लेना है। तो जिस साइड पे 2 एंगल आ रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको कॉस थीटा लिख देना है फोर्स के साथ। और जिस साइड पे ये जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स का है, ये एफ एक्स कंपोनेंट है ना, अगर यहाँ पे एफ वाई होता तो फिर हम क्या करते? तो यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाता। अब जो ये वाला कंपोनेंट है 90 के साथ वाला, तो ये इसके लिए हम जो है एफ वाई इज इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा मालूम करते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इस वजह से है। अगर हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल जो है ना हम यहाँ से हटा के यहाँ पे बना दें, तो अब ये वेक्टर जो है इसका देखें आप, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 2 एंगल आ गए। तो इस वजह से एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा इस केस में, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 वाला एक ही कंपोनेंट, इस लाइन पे हमें एक ही एंगल पता है जो 90 डिग्री है। सही है। तो इस वजह से हमारा ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने इसको बांध लें अपने उससे, कि आपको ये इशू क्रिएट ना करे आगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रहा होगा आपके, और टीचर ये इसको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये सपोज़ करता है कि आप लोग ये पढ़ के आए हैं, आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। लेकिन इंटर लेवल पे हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि बस हम रट्टा मार लेते हैं एक चीज़ का, उसकी डेप्थ में जाके उसको समझते नहीं हैं। तो आई होपफुली कि ये जो है ना आपका इशू क्रिएट नहीं होगा आगे। तो अब ये समझ में आ रहा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा क्यों है। नाउ हम इसको फर्दर देख लेते हैं कि अगर ये थीटा हमें गिवन ना हो तो हम कैसे इसके कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। अगर ये थीटा गिवन ना हो तो हमें एक चीज़ पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा क्या होता है। आप जो ट्रायंगल के रेशोज़ होते हैं उसके अंदर आपको पता है कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ऐसा ही है ना। और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा ही है ना।
और जब टेन थीटा हम मालूम करते हैं तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा जो ये आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वजह से आ जाता है। तो ये हमें रेशोज़ तो पता है ना, ये ट्रायंगल के रेशोज़ ये 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे अगर हमारे को ये थीटा गिवन नहीं होगा। और ये कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखें आप दो सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, हम इसे सपोज़ कर लेते हैं ये थीटा हमारे को गिवन नहीं है यहाँ पे, सही है। तो अब हम इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, हमें यहाँ पे पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये तो हमें पता है। एफ़ तो हम यही पुट करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, उससे ही कंपोनेंट मालूम करेंगे। लेकिन अगर हम जो है कॉस थीटा की तो ले नहीं सकते क्योंकि थीटा हमें गिवन नहीं है, तो हम जो है इसमें ये जो रेशोज़ हैं इनका मालूम करेंगे। हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे ये हमारी बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ए अपॉन सी, सही। तो ये हमारा जो है एक्स कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली फॉर वाई कंपोनेंट हम क्या करेंगे, एफ़, अब हमें पता है एफ़ साइन थीटा था, तो हम साइन थीटा के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे बी अपॉन सी आ जाएगा, ये हमारा बी अपॉन सी। हम इनको डिवाइड करके फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका वाई कंपोनेंट भी मिल जाएगा। ये तो हमने इसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया है। अब हम इन कंपोनेंट्स से ये तो एक फोर्स थी ना, तो हमने रिजल्टेंट का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती, उसके भी दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स हमने मालूम करे। इसी तरह जो है हम उस फोर्स के भी कंपोनेंट्स मालूम करते हैं, और फिर जो है ना जो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है एक्स कंपोनेंट हमारे दोनों के हमें मिल जाते हैं, इसके भी और दूसरे वाले वेक्टर्स के भी, तो हम सारे एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं जो रिजल्टेंट है उसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए। तो यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, हमारी एक्स डायरेक्शन, तो ये इक्वल हो जाता एफ़, हम इसको F1 अगर सपोज़ कर लें तो वो F2 होती, तो F1 एक्स प्लस F2 एक्स, तो ये हमारे को जो है इस तरह से हमें एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। दूसरे जो सारे ये सारे मैग्नीट्यूड होंगे, ऑब्वियसली हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। और जो इसी तरह जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस जो है, ये हमारा एक्स रिजल्टेंट का जो है हमारे पास वाई कंपोनेंट होता है, तो ये इसी तरह F1 वाई प्लस F2 वाई, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता। अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एफ़ आर कह देते हैं अगर हम रिज़ल्टेंट को, हमारे जो दो फोर्सेस थी उनका रिज़ल्टेंट, तो एफ़ आर इज़ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 नहीं एफ़ एक्स, जैसे ये हमने जो एफ़ एक्स मालूम करा है इसका स्क्वायर, प्लस ये जो हमने मालूम करा है इसका स्क्वायर, और इन दोनों का रूट ले लें। ये तो हमने इंटर में भी पढ़ा था, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो लो उससे हमने जो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हमने जो इसको ड्राइव करा था, तो ये फार्मूला। और इसी तरह हम डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, थीटा अगर हम इसकी डायरेक्शन कह दें कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से क्या होगी, तो वो हमारा टेंजेंट इनवर्स ये जो एफ वाई है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, ये डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, ये, तो इससे हमारे को जो है ना टेंजेंट इन्वर्स मिल जाता है। ये स्केलर्स हैं यहाँ पे, सही है। तो अब हमने अभी तक स्केलर्स की बात करी थी सिर्फ, अब हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स की नोटेशन क्या होती है। ये आपको याद है, वेक्टर्स की नोटेशन में हम क्या करते थे, हमारा जो जैसे ये हमारे ये कंपोनेंट है, कोई भी अगर हमारा कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट को हम इसमें रिजल्टेंट में वेक्टर की फॉर्म में कैसे शो करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये वेक्टर होता है, वेक्टर में हम बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये हमारा जो है ना F1 एक्स प्लस F2 एक्स आई कंपोनेंट, ये हमारा आई कंपोनेंट होता। इसी तरह जो है हमारा जो वाई कंपोनेंट होता, उसमें जो है हमारे पास
ये हमारा जो है सॉरी बोल्टेड फॉर्म में होगा, क्योंकि ये हमारे वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। अब हमने ये आई जो है इसकी एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये वेक्टर्स हैं, ये भी बता रहा है, आप इसको देख के भी पहचान सकते हैं। और ये F1y प्लस F2y, ये हमारा जे हो गया। या हमारा अगर थर्ड कंपोनेंट, तो यहाँ तो हम कोप्लेनर फोर्सेस के हमने मालूम करा है ना। कोप्लेनर का मतलब पता है आपको क्या है? एक ही प्लेन पे, यही सारी एक ही प्लेन पे एक्ट कर रही हैं। अब जो इसकी जेड कंपोनेंट जो होगा इसका, वो कहाँ होगा? अगर ये जो है फोर्स ये हमारी ऐसे एक्ट कर रही है, अगर ये हमारी इस तरह से एक्ट कर रही होती, यानी बाहर जो है आउट ऑफ द प्लेन, तो हमारा इसका जो है जेड कंपोनेंट भी होता। तो जेड कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल इसका जो z कंपोनेंट सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू F1z प्लस F2z, और जो उसका डायरेक्शन जो होती है ना वो k शो करता। यहाँ पे हम जो यूनिट वेक्टर बुक में जो हमारी शो किया गया है उनको कैप लगा के शो नहीं किया गया है। आपने इंटर में तो जो यूनिट वेक्टर थे उनको कैप के ज़रिए शो किया जाता था। तो यहाँ पे आपको आई जे भी अगर पर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है आई कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, और जे से वाई कंपोनेंट की या के से जेड कंपोनेंट की। लास्ट हम इस वीडियो में दो लॉस जो ट्रायंगल के हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, तो हम वो देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, इनकी जो साइड्स हैं ना, साइड्स की लेंथ को हमने F1 F2 FR के ये मैग्नीट्यूड से शो करा है। और जो एंगल्स हैं इसके ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं, तो F2 के सामने वाले एंगल को हमने θ2 कह दिया, F1 के सामने वाले एंगल को θ1 कह दिया, FR के सामने वाले एंगल को हमने सिर्फ थीटा कह दिया जनरली। तो अब साइन लॉ के अकॉर्डिंग आप पढ़ के आए होंगे वैसे, लेकिन एक रिवाइज़ के तौर पे ये करा रहा हूँ कि F1 के सामने F1 साइन लॉ ये कहता है कि आप किसी भी साइड को उसके सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करें ना, साइन θ1, वो इक्वल होगा दूसरी साइड को उसके सामने वाले एंगल से डिवाइड करें, साइन θ2 इक्वल होगा FR साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा साइन लॉ है। बस स्पेशली इतना इजी सा है कि किसी भी साइड की ये लेंथ होगी ऑब्वियसली, इसका मैग्नीट्यूड, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लें तो ये ट्रायंगल के साइड की लेंथ हो गई ऑब्वियसली। तो इसको हम इसके सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल आएगा दूसरे सिमिलरली दूसरी साइड और तीसरी साइड के लिए भी। तो ये हमारा साइन लॉ था। सिमिलरली जो कोसाइन लॉ है आपका, वो क्या कह रहा होता है कि आपने अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, आपने उसका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा, या F1 डॉट F2। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी cos थीटा, तो F1 डॉट F2 क्या होगा? F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ जो थीटा यूज़ हो रहा होगा ना, वो इन द थीटा बिटवीन दीज टू फोर्सेस जो होगा ना, इंटरनल एंगल वो होगा। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा, थीटा कौन सा लेना है आपको यहाँ पे। तो वैसे तो इसकी डेरिवेशंस हैं दोनों लॉज की बाकायदा, तो वो मैं नहीं कर रहा। डायरेक्ट फार्मूला भी आप कर लें तो भी ना, फिर यहाँ पे डेरिवेशन की नीड नहीं है। तो ये चीज़ थी बस। तो अब वीडियो लंबी हो रही है तो हम वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करेंगे। और अब वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको समझने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं इस मोमेंट पे, तो आपकी भी कहीं ना कहीं पे अल्लाह ताला जो है ना आपको उसका सिला दे रहा होता है, आपको पता नहीं लगता, इनडायरेक्टली आपको जो है ना वो आप अपनी खुद की हेल्प ही कर रहे होते हैं। तो दैट्स फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।